नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है तो बहुत गंभीर, लेकिन जब उसकी हकीकत सामने आने लगती है तो स्वार्थी तत्व उसको टालने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के विभाजन की। जब कोई जीएनपीसी का बंदा, जीएनपीसी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, 8-9 महीने से जीएनपीसी बताया जा रहा है कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि अभी भी आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं है। कांग्रेस तो तब थी जबकि इसमें महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता जैसे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगा और लोकमान्य तिलक और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऐसे महान विभूति इसमें रहे हैं। और हालांकि इनको कांग्रेसी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह जो मोहनदास करमचंद गांधी वाली मंडली थी, उस मंडली से इनके विचार जो है बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, क्योंकि इन लोगों के विचार शुद्धता राष्ट्रवादी और देशभक्ति के थे। खैर, उस विषय पर किसी और एपिसोड में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो ये कांग्रेस नहीं है, ये जीएनपीसी एक पारिवारिक कुनबा है जो कि इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, कई रूपों में बताया गया है। तो वह जीएनपीसी का कोई बंदा, मतलब कि नेहरू परिवार का भक्त, यदि ऐसा मिल जाता है, यदि आप शांत रहिए, तो वो तमाम वो तारीफों की पुल वो बांधना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो उसके गद्दारियों की हकीकत सामने लाने लगे, खास करके जो भारत का विभाजन है, लोग इसको, जो स्वार्थी तत्व हैं, उसको चूँकि समझते हैं कि इसमें नेहरू की गद्दारी और मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी निश्चित है किसी न किसी दिन अपने देशवासियों के सामने आएगी, तो इसको वो टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को ये समझना आवश्यक है कि विश्व के इतिहास में इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं है। विश्व युद्ध में जितनी जाने गई, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, एक 100 ईयर वार बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, उसमें भी कितने लोगों की जाने गई वो भी देख लीजिए। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, भारत में भी जितने भी युद्ध हुए हैं, लेकिन 25 से 30 लाख लोगों की जान जाना, और वो भी आज़ादी के नाम पर, या किसी भी जो संजीत मस्तिष्क वाला, संजीत भावना, संजीत विवेक वाला, उसके दिमाग को ये पचेगा नहीं।
और ये एक पहली बात। दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान का बनना मतलब कि भारत से एक टुकड़ा निकल जाना ही नहीं होता है, अपने कुछ भारतीय भाई बहनों को अलग कर देना, नंबर एक। और उस पाकिस्तान को कुछ जो इस्लाम आस्था वालों में जो कट्टरवादी तत्व हैं उनके हवाले कर देना, और फिर वही हवाले नहीं बल्कि जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनके हवाले कर देना पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को उन सबों ने इतना जहर भरा भारत के खिलाफ कि अब वो भारत के ही खिलाफ जो है पूरी वो रणनीति चलाता है। अब तो वो साम्राज्यवादी ताकतें अभी पाकिस्तान से भी जो है वो कन्नी काटना शुरू कर दिए हैं। तब ये पाकिस्तान जाकर के चीन की झोली में आ गिरा है। लेकिन उसके भारत विरोधी गतिविधियों में उसके नियत में कोई फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि वह जो है कट्टरवादी तत्वों के गिरफ्त में है। दूसरी ओर हमारे इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं उनके लिए काफ़ी अभिशाप का है। जो कोई आता है तो उसी पाकिस्तान से उनको पाकिस्तान के साथ उनको लपेटने की कोशिश करता है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो ये सामान्य जो प्रतिक्रिया है, सामान्य सोच है, सामान्य जो उनका जज्बा है, वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान हमका जो कोड है, अभिशाप है, कब ये दुनिया के नक्शे से मिट जाए, इसका अस्तित्व मिट जाए, इसका वजूद मिट जाए। ये अमूमन जो है ये अध्ययन किया गया ये है। और चौथा है कि भारत की जो राजनीति है उसका 3/4 हिस्सा जो है वो पाकिस्तान पर ही चलता है। और पाकिस्तान द्वारा जो है वो तीन युद्ध किए गए। जब युद्ध में नहीं जीत सका तो अब वो आतंकवाद का सहारा लिया है। और जो नेहरू की गद्दारी से जो कश्मीर में जो वातावरण फैला, अब वो कश्मीर में जो आतंकवाद फैला वो भी भारत के खर्चे पर, और पूरा पाकिस्तान जो है वो पूरा कश्मीर जो पाकिस्तान की कॉलोनी बन गया। ये सब त्रासदी रही। तो भारत की राजनीति भारत की राजनीति 3/4 भारत का राजनीतिक दुकान जो है वो पाकिस्तान पर ही चलती है। ये मीडिया जो है 90% मीडिया जो है अपनी दुकान जो है वो पाकिस्तान पर वो चलाता है। और उसके आधार पर और बुखार जो वो चढ़ाता रहता है। क्रिकेट आदि इस तरह के मैच की बात हो भारत पाकिस्तान के बीच में तो फिर कहना ही क्या। तो तब ये इन टीवी चैनलों की बातें खेल जाती हैं और फिर वो भारत पाकिस्तान करके जो है यानी कितना बुखार चढ़ाते हैं ये जग जाहिर है। इतनी बड़ी त्रासदी का वर्णन करना इस YouTube के माध्यम से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ नमूने के तौर पर, कुछ स्पेसिमेन के तौर पर और सर्टेन सैम्पलिंग के आधार पर कुछ बताने की कोशिश की जाएगी। और साथ में जो नेहरू और गांधी की गद्दारियों की जो कारगुजारियाँ हैं वो संदर्भ में जहाँ भी आएगा उसको भी उजागर किया जाएगा। गांधी की जो मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसको कि इन JNPC वालों ने महात्मा और राष्ट्रपिता पता नहीं क्या क्या बना दिया, और बीजेपी भी उसी की छत्र छाया में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, तो उसके कुछ गद्दारियों का वर्णन करना जरूरी है। और देखिए उसके गद्दारियों का उजागर करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो अमर शहीद रहे हैं राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह इत्यादि जैसे लोगों के महत्व को ये जो मंडली JNPC वाली है वो जनता के सामने इसने आने ही नहीं दिया और आज भी नहीं आने देना चाहती है। और आज भी राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और अमर शहीद अशफाक उल्लाह इत्यादि अमर शहीदों के महत्व को आज भी
अपने अपने जनमानस में उनके महत्व को फैलाया जाए, उनके महत्व को बताया जाए। इसके खिलाफ जो है ये बीजेपी भी दिखती है। तो इस मामले में दोनों की मंशा लगभग एक ही जैसी है। तो और ये भी जान लीजिए कि हमको जो आज़ादी हासिल हुई है इन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी, शहादत, जिन्होंने जान दिया अपने भारत माता की बलवेदी पर प्राण न्यौछावर किया, उन्हीं की बदौलत। इनका जो कांग्रेसी थे वो तो मुखबिरी करते थे। ये उनके चाटुकार इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है। ये विस्तार से बताया गया और आगे भी बताया जा सकता है। तो गांधी की पहली जो गद्दारी जो शुरू होती है, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 के आसपास जो शुरू होता है, तो ये जो गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी, अंग्रेज़ों की सेना, अंग्रेज जो हमारे इस देश के शत्रु थे और हम पर हुकूमत कर रहे थे, इस देश को लूट भी रहे थे और हमारे देश के संसाधन को लूट रहे थे, हमको अपमानित भी कर रहे थे, सता भी रहे थे। तो उन दुश्मन अंग्रेज़ों की सेना में भारतीयों को भर्ती कराने वाला यही मोहनदास करमचंद गांधी है, ये गद्दार। जब 24 मार्च 1931 को हमारे अमर शहीदों को फांसी लगने वाली थी, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, तो पूरा देश ये कह रहा था कि इस मोहनदास करमचंद गांधी से कह रहा था कि आपकी बात अंग्रेज सुनते हैं, आप अंग्रेज़ों से निवेदन कर दीजिए, फांसी रुके न रुके बात दूसरी है, लेकिन कर दीजिए। तो वो तो इस बात को टाल मटोल करता रहा और ये बात भी धीरे धीरे तथ्य मैंने उजागर हो रही है, धीरे धीरे इन हकीकतों से पर्दा उठ रहा है कि और ये जाकर मोहनदास ये कहता है लॉर्ड इरविन से, जो कि वायसराय थे, कि साहब ये लोग तो जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं और इनके साथ कुछ हुआ या इनको फांसी हुई तो बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी इतनी बड़ी अशांति और अराजकता, अव्यवस्था फैल जाएगी कि आपको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो फांसी सुबह लगने वाली है, और फांसी तो सुबह लगती ही है, तो सुबह लगने वाली है, आप शाम को ही मार दीजिए। तो ये पिछले एपिसोड में भी मैंने ये बात सामने आई थी कि जो शख्स माने हमारे भगत सिंह, बताइए देशभक्ति के मामले में कितनी ऊंची आदर्श है। अमर शहीद राजगुरु और अमर शहीद सुखदेव को वो कह रहा है कि 12 घंटे पहले मार दीजिए। ऐसे को ये हमारा देश, हमारे देशवासी वो क्या कहेंगे? मिर्जाफर कहेंगे, जयचंद कहेंगे? अरे ये दोनों नाम तो इस घिनौनी गद्दारी के आगे बहुत बौने और छोटे हो गए हैं, क्या कहा जाए। तो और इसकी जो है वो कारगुजारियाँ और भी सामने आएंगी। ये मोहनदास करमचंद गांधी वाली जो मंडली है, भारत के लिए आज़ादी नहीं मांग रही थी, ये पूरे देश के लोग जान लें। ये डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी। डोमिनियन स्टेटस माना कि अंतिम शक्ति जो है वो इंग्लैंड के पास रहेगी, उसके बाद आप शासन व्यवस्था आप चलाइए, उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। उसकी कोई अप्रोप्रिएट हिंदी का शब्द शायद हमको याद नहीं है या किसी के पास भी नहीं होगा। तो ये डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, लेकिन हमारे ये रणबांकुरे भगत सिंह इत्यादि कर रहे थे, नहीं तुम पहले जाओ और हम कौन सा सिस्टम लागू करेंगे ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हम देखेंगे। इसलिए हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और जिसमें इनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, फांसी लगने वाली थी, तो ये पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। तो ये चोरवे जो है कांग्रेसी चोटे,
जो है इन हमारे रणबांकुरों का जो मुद्दा था पूर्ण स्वराज का, इन्होंने चुरा लिया और जो है अब ये रट लगाने लगे वो पूर्ण स्वराज का। और तुरंत उन्होंने जो है लाहौर में 31 या 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, और उसमें यही गद्दार नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसने घोषणा भी कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है, पूर्ण स्वराज की घोषणा इस कांग्रेस ने कर दी। तो जिसमें पूर्ण स्वराज, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि देश विभाजन के लिए देश तो बंटवाया गद्दार नेहरू, गद्दार गांधी ने, लेकिन उससे एक साजिश का था, लेकिन उससे भी बड़ी साजिश किया कि इसका इल्ज़ाम बढ़ा मोहम्मद अली जिन्ना के मत्थे। 2 साजिशें हुई हैं। तो जिन्ना का नाम लिया जाता है कि पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और जिन्ना के नाम पर आरएसएस भी वो चिपक जाती है इसी जीएनपीसी के साथ, समझ जाइए। और जितने कट्टरवादी तत्व हैं हिंदू सनातन में, वो भी जो है आरएसएस के साथ चिपक जाते हैं, लेकिन असत्य को ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। तो जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में होती है, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का मसला पहले हल करो तब हम जो है पूर्ण स्वराज का समर्थन करते हैं। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। और देश को जानना चाहिए कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय पाकिस्तान की मांग नहीं उठी थी। ये भी एक तथ्य जो है पूरे देश को जानना आवश्यक है। पाकिस्तान की मांग पूर्ण स्वराज की घोषणा के 11 वर्ष बाद 1940 में होती है। इसके पीछे भी ये कांग्रेसियों का ही हाथ है, उसको समझिए। ये तो पिछले किसी एपिसोड में बताया गया था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, तो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, एक 1938 में, एक 1939 में। 1938 में सर्वसम्मत से बने थे। 1939 में ये जो उसकी जो मंडली थी, उसको जो चमचा मंडली थी, उसने तय किया था कि अब इस बार जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने देना है। तो इन्होंने कहा कि जो सर्वसम्मति वाला जो तरीका बिल्कुल नहीं है, वो अपना जाएगा। इसमें जो है वो कंटेस्ट होगा, मैंने चुनाव होगा, और जो उस चुनाव में जो जीतेगा वही कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। और उस मोहनदास करमचंद मंडली ने, मोहनदास करमचंद गांधी वाली मंडली ने एक कैंडिडेट सीता भीरमैया पट्टा भीरमैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा किया और बड़ी साजिशें की उनको हराने के लिए। और ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है, वो सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए घूम कर प्रचार भी किया कि सीता भीरमैया पट्टा भीरमैया की हार मेरी हार है। तब भी हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के उस साजिश को नाकाम किया, विफल किया, और उसका जो उम्मीदवार था सीता भीरमैया पट्टा भीरमैया को उसको परास्त किया उस चुनाव में। और फिर जब वो कार्य समिति के गठन की बात आई, तो फिर उसी मोहनदास करमचंद गांधी का एक चमचा था गोविंद बल्लभ पंत, उसके जरिए एक लंबी सी सूची भेजा इनके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास कि बापूजी की ये इच्छा है कि आपकी कार्य समिति में ये लोग भी शामिल किए जाएं। एक साल तो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को अपने देशभक्ति के तरीकों से चलाया। और उस वक्त जो है मोहनदास करमचंद गांधी वाली जो मंडली की सांसें फूल रही थी कि इस तरीके से तो हम बेनकाब हो जाएंगे और हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो अंग्रेज़ों के मुखबिर हैं। तो दूसरी बार वही वो अपने चमचों को घुसा करके मैंने सुभाष चंद्र बोस की
कार्य समिति में फिर वो षड्यंत्र करवाने वाली बात, तो सुभाष चंद्र बोस को उनको भापने में देर नहीं लगी कि अब इस बार ये जो मंडली जो है हमको जो है देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के तरीकों से काम करने नहीं देगी। तो अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल उन्होंने और सारी बातों का आकलन करके उन्होंने इस्तीफा माने त्यागपत्र देना ज़्यादा मुनासिब समझा, और उन्होंने जीत करके भी और उस मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी मंडली की साजिश को विफल करके वो उस सीता भीरमैया पट्टप भीरमैया को हरा करके और उस चुनाव को जीतने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। इतनी बड़ी साजिश किया इसने मोहनदास करमचंद गांधी ने। अब ये चुनाव होता है प्रांतीय चुनाव, हाँ सॉरी, इसके पहले चुनाव होता है वो 1936 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। तो माने पूरा शासन जो है अंग्रेज़ों का ही रहता है, लेकिन एक सीमित वे में चुनाव होता है। तो काफ़ी प्रांतों में ये कांग्रेस जीतती है, कुछ में मुस्लिम लीग जीती है, कुछ में मुस्लिम लोग दोनों जीतते हैं। और मुस्लिम लीग कांग्रेस ने दोनों समझौता भी किया था कि भाई जहाँ पर मैंने किसी की बहुमत ना हो तो हम लोग मिल करके सरकार चलाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने एक तरफा शायद वो समझौता तोड़ दिया, ये बात थी। अब आ जाइए जो जिन प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, इस संबंध में हमारे आदरणीय या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इतिहास के ज्ञान का भी थोड़ा संदर्भ हो जाए। वो 2014 के चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि गांधी जी ने 1952 में कहा था, उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने 1952 में वो कांग्रेस के अंत की कांग्रेस को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो आदरणीय मोदी जी को जानना चाहिए कि 52 में तो वो मोहनदास करमचंद गांधी थे ही नहीं इस दुनिया में, वो विदा हो गए थे 1948 में ही। मोदी जी जान लीजिए वो कहे कब थे, सुन लीजिए अब यह है। तो जब ये सरकारें बनी, ये प्रांतीय सरकारें बनी, सरकार बनते ही जो है, क्योंकि ये इनके खून में, इनकी फितरत में है लालच, जो कांग्रेसी हैं, और भ्रष्टाचार। वो सरकार बनते ही लालची भी हो गए, भ्रष्ट भी हो गए, और अच्छे अच्छे अहम विभाग मंत्रालय के लिए बड़ी मैंने काफ़ी जद्दोजहद वो चलने लगी। और जितने भी आप लोग कहते हैं कि नाम है ना मलाईदार विभाग मंत्रालय के लिए छीना झपटी चली, उसमें इस्लाम आस्था वाले जो नेता थे कांग्रेस में जो थे, उनको इन सबों ने सबसे जो कम महत्व का कम अहमियत का, कम महत्व का या कम मलाईदार का था, वो विभाग मंत्रालय उनको दिए। तो महत्वाकांक्षी तो हर जगह तो होते हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे हिंदू सनातन वाले आस्था वाले समाज से हो, चाहे इस्लाम आस्था वाले समाज से हो। तो वो इस्लाम आस्था वाले जो समाज से जो नेता थे कांग्रेस के, वो ये सोचने लगे कि अभी तो पूरा शासन अंग्रेज़ों का है, और जिस दिन अंग्रेज चले जाएंगे उस दिन ये हमारा क्या हाल करेंगे। तो ये सोच करके उनके नीचे की ज़मीन खिसक गई, बहुत भयभीत हो गए, सहम गए। तो सोचे कि भाई अब खुद का अपना एक अलग कुछ इंतजाम होना चाहिए। ये है अलग पाकिस्तान बनने की जड़, यही कांग्रेसियों की लालच और भ्रष्टाचार। इसको देश को जानना चाहिए। इसीलिए उसके 4 वर्ष बाद जो है
पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग होती है, तो इसको भी दिए जाना। तो 1941 में INA आज़ाद हिंद फौज का निर्माण होता है और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में चल रहा होता है, तो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित INA या आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा, जो कि इसमें नागालैंड की राजधानी है, वहाँ तक आ गई थी। तब उस समय इंग्लैंड से, अमेरिका से बराबर, उसमें वो टेलीफोन वगैरह नहीं था, टेलीफोन न था, न मोबाइल था, सिर्फ एक ही माध्यम था, टेलीग्राम जो भी है। बराबर टेलीग्राम इस मोहनदास करमचंद गांधी को, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू को टेलीग्राम आ रहे थे कि इस सुभाष को भारत की धरती पर आने से कैसे भी रोको, किसी तरह से रोको, वरना नेहरू की क्या विसात, गांधी का भी राजनीतिक जीवन अंधकार में हो जाएगा। बात सही है कि ये सुभाष चंद्र बोस आते तो गांधी का जो ऑरा है, जो उसका वो है, वो अपने आप बिल्कुल हवा हो जाता और देश पूरा जो है वो सुभाषमय हो जाता। कोई नहीं पूछता इसे मोहनदास करमचंद गांधी को। अब बाद में जो इसके और गद्दारियाँ सामने आती तो फिर ये माने वो इतिहास के पन्नों में कहाँ दर्ज होता, दर्ज होगा बाद में दर्ज होगा। ये जब सब सारी बातें आएंगी तो दर्ज भी होगा। तो अभी तो जो इतिहास अब तक लिखा गया तो वो उसमें कहाँ दर्ज होता, ये सोच करके दोनों के दोनों डर गए। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी ने ये फैसला कर लिया कि अब सुभाष को भारत की धरती ही नहीं बल्कि इसको मतलब कि यदि रोकना है तो नेहरू सबसे बड़ा औजार है और इस औजार को मजबूत करना होगा और यही जो है सुभाष चंद्र बोस को रोक भी सकता है और भारत की धरती से भारत की धरती से उनका यानी देश उनको माने देश की आंखों से ओझल हो जाए, इसकी साजिश वो कर सकता है। और इसके साथ इस मोहनदास करमचंद गांधी ने, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, उसमें ऑल इंडिया रेडियो चलती थी, तो उसने ऑल इंडिया रेडियो पर उस आज़ाद हिंद फौज, कौन आज़ाद हिंद फौज, जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना के खिलाफ, अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए रंगून से नागालैंड आ गई थी, उस आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी माने भारतीयों को और जो वो भारतीय जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, दोनों को आह्वान किया उनको आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए। एक गद्दारी किया इसने मोहनदास करमचंद गांधी ने। और दूसरा, ये जो नेहरू है वो पश्चिमी देशों खास करके रूस, तो रूस में उसमें स्टालिन था, मिल करके उसी रूस में उनको पकड़वा करके रूस में साइबेरिया क्षेत्र में, और साइबेरिया क्षेत्र में बहुत घने घने जंगल हैं, उन जंगलों में जेल बने हुए हैं। जेल में यदि कोई एक बार कैदी बंद हो जाए तो फिर बाहर नहीं जा सकता, फिर सीधे ऊपर ही जाता है। वहीं पकड़ा करके उनको बंद करा करके और बहुत ही असहनीय पीड़ाओं के साथ, यातनाओं के साथ उनकी हत्या करवाए इस नेहरू ने। ये सारी बातें सबके सामने आएंगी, लेकिन कुछ कुछ बातें आ रही हैं धीरे धीरे करके। और अब इसके बाद जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज टूट चुके थे। अंग्रेज जो है जाने का मन भी बनाने लगे। ये बात दोनों है, ये दोनों गद्दार
मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू ने इस बात को सूंघ लिया, जान लिया। अब तो सत्ता को हस्तांतरण होना ही था। अब इसी फिराक में वो है कि ये सत्ता सिर्फ जो है नेहरू को मिले। नेहरू तो खैर उसका हवशी था, भूखा था ही। गांधी भी गांधी इसीलिए कि ये जो सुभाष चंद्र बोस को रोक सकता है और भारतीय जनमानस से सुभाष चंद्र बोस को उनको ओझल कराने की साजिश भी कर सकता है, तो उसको मजबूत करने के लिए वो प्रधानमंत्री मजबूत करने के लिए उसको प्रधानमंत्री बनाना जो है, वो बनाने के लिए उसने मन में बिठा लिया मोहनदास करमचंद गांधी ने। और सत्ता जो है सिर्फ नेहरू को मिले, ये उसने ठान लिया। तो कैसे इस साजिश को अंजाम देता है जरा सुनिए। देखिए थोड़े में बताया जा रहा है। तो अंतरिम मंत्रिमंडल यानी इंटरिम कैबिनेट का प्रधानमंत्री वही होता उस समय जो उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष होता। और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? कांग्रेस के संविधान के अनुसार इसके लिए कांग्रेस की जो प्रांतीय इकाइयां उसके लिए प्रस्तावित करती थी। तो जब प्रस्तावित करना होगा तो 15 में से 12 इकाइयों ने सरदार पटेल के पक्ष में किया था प्रस्तावित, बाकी 3 ने किसी और के पक्ष में किया हुआ था। नेहरू के पक्ष में किसी ने नहीं किया था। ये गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी, पटेल को दाव करके नेहरू जिसके पक्ष में कोई किसी प्रांतीय इकाई ने प्रस्ताव नहीं किया था, उसको कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आगे किया। इसलिए पहली गद्दारी जरा देखिए। उसी समय INA ट्रायल यानी आज़ाद हिंद फौज जो अंग्रेजों ने बंद किया हुआ था, इसी लाल किले में ट्रायल चल रहा था। और उसमें जो आज़ाद हिंद फौज के 3 लेफ्टिनेंट जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल आपके ढिल्लन साहब और लेफ्टिनेंट जनरल और ये सहगल साहब और लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब, एक हिंदू, एक सिख, एक मुस्लिम, इन पर जब ट्रायल होने लगा, हालांकि अंग्रेज कुछ और सोच के किए थे कि जब इन पर हम ट्रायल करेंगे, इन पर मुकदमा चलाएंगे तो इनका मनोबल टूट जाएगा और फिर ये कुछ मांग नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो उल्टा पड़ा और पूरे देश में चूँकि हिंदू भी, सिख भी, मुस्लिम भी सब एक साथ हो गए और पूरी एकता की लहर दौड़ गई। उसमें एक कदावर नेता थी अरुणा आसिफ अली। उन्होंने कहा कि इसमें देश की एकता बिल्कुल उफान पे है, आइए इसका इस्तेमाल करते हैं और जो है आंदोलन करते हैं कि देश न बटे, और धरने पर बैठते हैं, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन देश को बटने नहीं देंगे। तब इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस अरुणा आसिफ अली से झूठ बोला, कहा कि ये कोई एकता उकता नहीं है, ये तो दीवारों पर हिंदू मुस्लिम हाथ मिला रहे हैं। वो इंग्लिश में था उनका करस्पॉन्डेंस, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़े में। तो अरुणा आसिफ अली ने फिर कहा कि हाँ, एकता यहीं से जो दीवारों पर हाथ मिलाते हैं वहीं से शुरू होती है, आइए करते हैं। लेकिन फिर भी इधर उधर टाल मटोल करके वो यानी भारत न बटे इस प्रयास को जो अरुणा आसिफ अली कर रही थी, उस प्रयास को इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने विफल किया। देखिए, भारत के बांटने में, भारत को कमज़ोर करने में तो अंग्रेज भी बहुत आगे थे। और जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसमें जो गवर्नर जनरल था वो तो उसमें शामिल था ही। वो तो बांटना चाह ही रहा था कि देश कमज़ोर हो, लेकिन उसका इल्ज़ाम अपने कंधे पर लेना नहीं चाह रहा था। इसलिए कहता था कि भाई देखो, क्या नाम है, नेहरू, तुम प्रधानमंत्री तभी बन सकते हो जबकि देश बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस इसको पास करे। ये और एक हवा इसने खड़ा किया मोहनदास करमचंद गांधी ने इसके पक्ष में
गद्दार नेहरू के पक्ष में कि अरे भाई नेहरू को ही जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यह है वह है, जो और नहीं बनेंगे तो हमको धमकी दे रहा है कि वो कांग्रेस को तोड़ देगा, इस समय कांग्रेस का टूटना ठीक नहीं है। इसने एक हवा वो खड़ा किया कांग्रेसियों को डरवाने के लिए। तो फिर इसके बाद ये और सब लोग समझते थे कि ये मैंने कांग्रेस में ये प्रस्ताव गिर जाएगा भारत के बांटने का, लेकिन फिर वही यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी फिर सारे कांग्रेसियों को दबाव में रख करके उस भारत की बांटने का प्रस्ताव जो है वो पास करवाया। हम ये देशवासियों से पूछना चाहते हैं कि जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस में भारत के बांटने का प्रस्ताव पास कर रहा है, उसका इल्ज़ाम जो है मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर वो कैसे मर सकता है, नेहरू कैसे वो मर सकता है, और कांग्रेस कैसे मर सकती है, बीजेपी कैसे मर सकती है, आरएसएस वाले कैसे उसको मर सकते हैं, ये बताएं सब लोग। और इस तथ्य को ये बीजेपी के लोग स्वीकारते हैं, लेकिन बड़ा घुमा घुमा करके कहते। अभी अमित शाह जब ये 370 के पर जब बहस हो रही थी, यहाँ तक तो बढ़े महोदय, हमारे अमित शाह गृह मंत्री महोदय, और कहे कि भाई आपने धर्म के आधार पर बांटा है, तो थोड़ा और आगे बढ़ गए होते कि यदि बांटने वाले यही जेएनपीसी वाले हैं, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना जिनके ऊपर क्यों इल्जाम। और चूंकि ये एपिसोड लंबा हो रहा है, और एक चीज़ और इसके बाद जो है झूठ मूठ का कि उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया, फलाने डायरेक्ट एक्शन लिया था इन कांग्रेसियों के खिलाफ, और एक कांग्रेसी जो है बड़े शातिर हैं, यानी जेएनपीसी या कांग्रेस बड़े शातिर हैं, ये डायरेक्ट एक्शन लिया था कि इनको ठीक करो, और इन्होंने उसको एक सांप्रदायिक दंगे में तब्दील कर दिया। तो और उस समय मेरे भी दिमाग में नहीं पच रहा था कि भाई 25 से 30 लाख लोगों की जो हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या हुई है, और इतने लोगों की जाने गई हैं, 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े हैं, ये आज़ादी कैसे हो सकती है। तो मैंने पूछताछ किया, जबकि मैं 18-19 साल का था, तभी से मेरे मन में एक प्रश्न कौंध रहा था। उस समय लोगों ने ये कहा कि चूँकि देश के बढ़ने के खतरे से वो जो उनका जो मेडिकल सेक्रेटरी था जिन्ना का, एक लेटर लिखा था कांग्रेसियों को कि भाई जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है, और ये कुछ ही दिन महीने या साल के मेहमान हैं, इसलिए इनको मैंने हालांकि रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन उस चिट्ठी का आशय ये था कि इनको प्रधानमंत्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और और चिट्ठी सार्वजनिक हो गई थी, देश का जन्म तैयार हो गया था कि भाई ये देश को बांटना नहीं है, तो जिन्ना साहब को जो है ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये जनता का जनमत था, ये अमूमन कुछ अपवादों को छोड़ करके। फिर तो समझ जाइए कि हमारे देश की जनता भी जिन्ना साहब को चाह रही थी, और जिन्ना साहब कभी पाकिस्तान की बात नहीं करते, ये तथ्य भी जान लीजिए। जिन्ना साहब पूरे देश के प्रधानमंत्री पद का दावा कर रहे थे इस निकम्मा, इस गद्दार नेहरू के विरुद्ध। और जिन्ना साहब के तुलना में यह जो है तजुर्बे में भी, उम्र में भी, और कई मायनों में जूनियर भी था, निकम्मा भी था। तो यही बात उनके मन में खटक रही थी, इसलिए वो दावा कर रहे थे पूरे देश के प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन इन सबने साजिश किया कि देश को बांट दो, एक टुकड़ा थमा दो, एक टुकड़ा थमा करके इनको शांत भी कर दो, और पूरा मोहम्मद अली जिन्ना को शांत भी कर दो, और पूरा इल्ज़ाम भी इनके सर पर मर दो। इसके बाद तो फिर इस गद्दार नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर के वो दस्तावेज तैयार करवाया कि हमारे इतने बड़े राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया इसने, और भारत सरकार पर जिम्मेदारी दी कि मिल जाए तो पकड़ करके इंग्लैंड को सौंपना। ये देखिए गद्दारी इसकी, ये नेहरू की। और जो आज़ादी हमारे इन रणबांकुरों ने अपनी जान देकर ली,
उस आज़ादी को भी नष्ट किया। कॉमनवेल्थ का मेंबर बना दिया भारत को। कॉमनवेल्थ का मेंबर मतलब कि इंग्लैंड का, ब्रिटेन का जो है अपरोक्ष रूप से दास था। हमने 100 साल तक वो लड़ाई लड़ी, जाने दी उसको। फिर ये गद्दार नेहरू जो है फिर उसी इंग्लैंड के अधीन में फिर दास बना दिया, अपरोक्ष रूप से कॉमनवेल्थ का मेंबर बना करके। तो इसकी गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त है। खैर इसमें चूँकि एपिसोड लंबा हो गया है, लेकिन देश बांटने का मुख्य अपराधी, मुख्य गद्दारी जो है इन दोनों की है। लेकिन इन सबों ने एक साजिश और किया कि इसी मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता, अहिंसा का पुजारी, महात्मा, सत्य का पुजारी, एक बहुत मजबूत ढाल बनाया, उसी ढाल के नीचे सारे पाप को ढकने के लिए। अब बाद में ये जो उसकी हत्या हुई है मोहनदास करमचंद गांधी की, उसमें भी ये नेहरू शामिल था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। चलिए, ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा। और बाकी विस्तार से तो जब मौका आएगा तो भारतीय जनता दल बहुत विस्तार से बताएगा। इतनी बड़ी गद्दार पार्टी को यह देश वोट करता रहा, सत्ता भी बिठाता रहा, यह भी बहुत बड़ी त्रासदी है। तो खैर इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक है मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।